मेरा नाम सुनैना है। आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी न करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा यह राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपने माँ बाप के सामने रो रो कर विनती की थी कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। शादी करके हम अपनी ख्वाहिश से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक मजबूत बंधन है। तुम अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी जिद देखते हुए मेरे माँ बाप ने मेरे सामने भी हाथ जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने पति के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थीं। मेरा पूरा शरीर कपा रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे जैसे जैसे समय गुजर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अंदर कमरे में आ जाएगा, और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि उसके बाद क्या होगा। मैं अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मेरा पति अंगद खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के बाहर दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा जोर से ही उसने बंद किया और फिर बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर यूं लगा जैसे सीने में ही थम जाएगा। कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी जिठानी बदहवासी के आलम में अंदर देखती हुई आई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी कि अंगद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो, बैठ के चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सोफे पर रखी और बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर तो जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। कहने लगी, शादी के हंगामे में इंसान की मति मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। कहने लगी, अंगद इस मामले में बड़ा ही बेरहम है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा ऐसा घर सर पर उठा लिया था। फौरन गुस्से से दनादन था। मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देखकर आ रहा हूँ कि बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुमारी ही है या फिर चरित्रहीन है। अपनी जेठानी के मुंह से यह बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंगद कमरे में दाखिल हुआ। मैं बैठ गई। इस बार उसके चेहरे की भौहें पहने हुए थी। भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद में खुद झुक गईं। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें अपनी भाभी से सुनी थी, वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि जितनी भी तारीफ़ की थी वो सब कम थी। तुम तो उन तारीफ़ों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिबिया निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा लग रहा था, मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए अंगद की उंगलियां मेरे गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी जान पर बनाई। उसकी आंखों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सुनैना, शादी हुई है। हम दोनों की पति पत्नी का रिश्ता है। ऐसा ही होता है। हम दोनों के बीच अब कोई भी पर्दा नहीं है। यह कहते हुए अंगद ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जो बिल्कुल ठंडा हो रहा था।
शायद धीरे धीरे वो मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी नाराज रही थी। अंगद फिर मुझे समझाने लगा, देखो सुनैना, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है यह जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पति हूँ तुम्हारा। शायद मेरे घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे याद था कि अंगद मुझे हिलाई जा रहा था, कह रहा था, सुनैना तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरी ननद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी। मुझ पर फूंके मार रही थी और अंगद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यह सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ट्रिप खत्म हो जाए तो अंगद से कहिएगा कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दी और कहने लगी, इसको रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। यह कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई थी। मैंने अंगद की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से वह कमरे में चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी। मुझे गुस्से से घूरने लगा, कहने लगा, क्या तमाशा था? तुमने रात को नींद की गोलियां क्यों खाई थी? मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने नजरें चुरा ली। वो कहने लगा, अंगद ने कहा, सुनैना तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इस बात का ये हाल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अंगद ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा कि आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ समय दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था? मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे देता, तो उसकी आंखों की बेचैनियाँ देखकर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मैं इंसान की उम्र से मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वह मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये ज़बरदस्ती का बंधन था। लेकिन खैर, मेरा सारा राज उस बेडशीट से आता था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने मेडिसिन न खाई होती तो अंगद कहने लगा, कितनी खूबसूरत हो, मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमान करने पर उकसाता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे एक जेठ और जेठानी थे, वह अपने अलग घर में सेटल थी, अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अंगद ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा था, बस मुझे अपने बारे में बताता रहा कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाता था। कहता था कि मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हों।
एक बार खाने के बाद मेरे जेठ ने अंगद के गिलास से पानी पी लिया था और वही गिलास मेरे जेठ ने अंगद के सामने दोबारा रख दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंगद ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा, कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहने लगा, प्लीज़ मेरी चीज़ इस्तेमाल मत किया करो सुनैना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अंगद की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वह मुझे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस समय मैं क्या करूँगी। उस वक्त ये सोच सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे। मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब अंगद अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच में ही मुझे देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी और वो मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो तुम। 10 दिन गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। और यह कहकर वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और स्टैंड में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और मेरा हाथ थामे वो मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा ली और मैं यूं थी कि जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सुनैना? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती हो, घर के कामकाज भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तब तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चलेगा सुनैना? तब तक मैंने कहा, मुझे डर लगता है। तो वह कहने लगा, मैं किस लिए हूँ, तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई लत अपनी उंगली से पीछे की थी। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को अपनी मोहब्बत से दूर करना है। यह कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए। मेरी हालत यह थी कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। इससे पहले कि वो मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, अंगद प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर बढ़ने लगी थी और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी। मैंने उसे खुद से दूर किया। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो मुझे छेड़ने को तैयार नहीं था। अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझे पीछे हटाकर कहने लगा, वो सफ़ेद चादर तो बिछाना भूल ही गया। वो सफ़ेद चादर मेरे लिए बहुत आफत थी। इससे पहले वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम भी? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से छुड़ा लिया और वह खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वह चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा, चादर ने आज तुम्हारी जान बचा ली।
पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, सुनैना तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई होगी। मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी जरूर होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। यह कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन मेरे तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन अंगद मुझे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर विदेश गया था, अभी वापस आया है और उसे पता नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कह रहा था अपनी शादी की पार्टी दो। यह कहकर अंगद मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक अंगद का दोस्त आ गया था। मेरे किचन में सब कुछ तैयार हो रखा था। अंगद किचन में आया और चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी। लेकिन अंगद मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी ऐसे अजनबी से मिलूं, वो आपका दोस्त है। वो कहने लगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा। लेकिन ड्राइंग रूम में ले जाने से पहले ही मेरी नज़र उसके दोस्त पर पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था और मैं वहीं बैठ गई। अंगद कहने लगा, सुनैना क्या हुआ? तुम चलो ना, मेरे दोस्त से मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, अंगद पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए अंगद ने मुझे कुछ नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई थी। मेरी असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी अंगद का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यह कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी और रौनक की मुलाकात। रौनक से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों एक ही न्यू ईयर कार्ड लेना चाहते थे और इत्तेफाक कैसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। न्यू ईयर का कार्ड ऐसा था कि हम दोनों को वही पसंद आया था। वैसा कार्ड उस दुकान पर नहीं था। हम दोनों उस कार्ड को लेकर बहस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद रौनक ने कार्ड मुझे दे दिया था। लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था वो, लेकिन खैर मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आया था क्योंकि अब वो मेरे किसी भी काम का नहीं था। अगर मैं अपनी फ्रेंड को कार्ड देती तो उस पर उस लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने इस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्यों लिखा, अब मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे रौनक से मोहब्बत हो गई थी और वो भी ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता था। पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी मेरी तारीफ करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिखकर दे दिया। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने का था, जैसा मेरे दोस्तों ने कर रखी थी, लेकिन मैं यही जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बहुत प्यार हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अब हमारे बीच किसी भी बात का कोई पता नहीं रहा। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मैं बहकने लगी थी और अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद वो उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र होती है। उस समय मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस समय 17 साल थी। यह ऐसे नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे रौनक ने बाहर मिलने के लिए बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था।
मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे। हम बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो रौनक से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम कैफ़े में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरा था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार रौनक से यह भी कहना चाहती थी कि वह अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे। हालांकि चाहत तो उसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी थी। रौनक मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास इटली जा रहा हूँ और 3 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। 3 साल में अच्छा भला सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं करेंगे। रौनक की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रौनक, मैं 3 साल कैसे जीऊँगी तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊँगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और रोने लगी। हम दोनों का ये मिलना पहली बार था। रौनक की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की उसके इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके सर लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं रौनक पर कब खुमारी सी चढ़ने लगी और वो मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में बढ़ाता चला गया, कहने को, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा। मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद कर लिया करूँ। इस हसीन बातों को याद करके दिल को सुकून पहुँचा लिया करूँ। यह सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और मैं रौनक से पीछे हटी। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने भी मैं बेबस हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहने हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, रौनक, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि इससे पहले ही आ जाऊँगा। तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वह चला गया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले पहले वह मुझसे बात कर लिया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई। उसका फ़ोन भी बंद जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वो नहीं आया। मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन अंगद के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकूं। वह खुद खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आ गई थी। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट पर गिर गई थी, क्योंकि फिर वो जान जाता कि मैं पवित्रहीन रही हूँ। और अब तो रौनक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में वो नहीं आया था तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे बिना सफ़ेद चादर के अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। सुबह से रात हो गई थी। अंगद कमरे में आए तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं टैबलेट खा लूँगी और फिर कुछ ही देर में ठीक हो जाऊँगी। वो कहने लगा, रौनक मेरा गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अंगद कहने लगा, जानती हो सुनैना, मेरे दोस्त रौनक के साथ बहुत बुरा हुआ है।
मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन उसे उस लड़की ने धोखा दे दिया। वो तो उस लड़की की खातिर विदेश में चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वो जहाँ गया था वही उसका एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उसकी टांग भी खराब हो गई। वो अभी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल पर्स किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी से उसे नौकरी मिली थी उन्होंने उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया था। जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर उसी फ़ोन में था जो कि एक्सीडेंट की जगह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वह वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी के लिए आया था। फिर अंगद कहने लगा कि तुम्हें पता है कि मैं शादी की रात सफ़ेद चादर डालना चाहता था। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में रौनक के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है। पहले तो शादी से पहले अय्याशी किया करती हैं और पति को खबर भी नहीं होने देती कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंगद के पास आई, मैं रोने लगी। अंगद ने कहा कि क्यों रो रही हो तुम, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा अंगद मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अंगद को सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने रौनक से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों यह पाप कर बैठी। मैंने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा कि उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ यह हादसा हो गया। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सब सच सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैं तुमसे अपनी हर बात कह दी हूँ। चाहे तो मुझे माफ़ कर दो और चाहे तो मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर अंगद की आंखें गुस्से से लाल हुई थी। कहने लगा कि ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त रौनक की बात बहुत बुरी लगी थी। उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी और हमेशा उसकी इस बात पर बुरा भला कहता रहता था, क्योंकि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी के साथ फेरे लेते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उसकी कमियों को भी छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ये राज भी छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंगद का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अंगद की मोहब्बत रौनक से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, मुझे माफ़ कर चुका था। उसने रौनक से दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद रौनक कभी हमारे घर पर नहीं आया करता था, ना ही अंगद ने कभी उसकी चर्चा की। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अंगद ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया और मेरा तो ये हाल है कि मैं अंगद की दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी जुबान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता।
भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की 4 दिन की मोहब्बत की बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा दें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।